ओके, वेलकम आप सभी का। देखिए, आज का अपना टॉपिक रहेगा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो C4 मैकेनिज्म होती है, ये क्या है। और C4 मैकेनिज्म्स ऑलमोस्ट सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन होते हैं, तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और एज ए रूटीन अपन RPSC स्कूल लेक्चर बायोलॉजी जो 2024 पेज है उसमें अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए आज के इस सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बात आती है कि हम इसको C4 क्यों बोल रहे हैं। तो उसका आंसर तो ये है कि जैसे आप C3 बोलते हैं, C2 बोलते हैं, C4 बोलते हैं, तो पहला स्टेबल कंपाउंड क्या बनता है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है उसमें कितने कार्बन होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे ये नाम दिया जाता है। तो अगर हम C3 की बात करते हैं तो वहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसमें कि 3 कार्बन होते हैं, तो अपन इसको C3 बोलते हैं। अगर हम C4 की बात करेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जैसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर 4 कार्बन होते हैं, तो C3 के अंदर 3 कार्बन का 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, इसलिए आप उसको C3 बोलते हो। C4 के अंदर 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, तो हम इसको C4 बोलते हैं, राइट। दूसरी बात ये आती है कि अगर आपको डिस्कवरी बतानी है कि इस पाथवे की खोज किन्होंने की थी, तो उसका क्रेडिट जाता है हैच एंड स्लैक को, इसलिए इनका क्रेडिट में हम C4 पाथवे को हैच एंड स्लैक पाथवे के नाम से भी जानते हैं। पाथवे के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे पता लगी या किस आधार पे पता लगा कि ये पाथवे C4 पाथवे के रूप में अलग से ऑपरेट होता है, तो वो हमारा बेस है रेडियो एक्टिव कार्बन। रेडियो एक्टिव कार्बन यानी कि जो पौधा CO2 लेता है वो नॉर्मल CO2 नहीं थी, तो क्या था, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड C14 दिया गया। तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो अपन इस्तेमाल करते हैं वो एज ए ट्रेसर काम में आते हैं, कि हमने जो एटम दिया वो कहाँ पे है, अलग अलग टाइम के ऊपर वो कौन से मॉलिक्यूल के अंदर आपको नोटिस होता है। तो रेडियो एक्टिव कार्बन का इस्तेमाल करके हैच एंड स्लैक पाथवे जो कि C4 पाथवे है उसको ऑब्जर्व किया गया। पहला स्टेबल कंपाउंड जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है वो आपको पता होना चाहिए, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ठीक है। इससे फिर एक और पार्ट अपन जोड़ सकते हैं, वो क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जैसे अपन C3 लेते हैं तो वहाँ पे अपन को बताना होता है कि हमारा CO2 को एक्सेप्ट कौन करता है। CO2 को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल कौन है, तो हमारा आंसर होता है RUBP, राइबोलोज बिस्फॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन का होता है, वो CO2 को एक्सेप्ट करता है। सेम आंसर अपन को C2 के लिए भी देना होता है कि CO2 का जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे भी कौन होता है, RUBP होता है, जो कि 5 कार्बन का है। लेकिन अगर हमारा मैटर C4 का है तो C4 के अंदर जो CO2 का एक्सेप्टर है वो मॉलिक्यूल आपको ध्यान देना है कि 2 मॉलिक्यूल होते हैं। एक मॉलिक्यूल तो है आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसको शॉर्ट में PEP बोलते हैं, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 3 कार्बन का होता है, जबकि दूसरा जो एक्सेप्टर होता है वो होता है RUBP,
जो कि नॉर्मल अपन 5 कार्बन का लेते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि जो C4 पौधे हैं उनमें CO2 को 2 जगह पे एक्सेप्ट किया जाता है, एक पैप के थ्रू और एक RUBP के थ्रू। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को 2 बार पकड़ा जाता है, एक बार पैप से पकड़ेंगे तो कंपाउंड बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और उसके बाद में दोबारा से पकड़ेंगे तो वो होगा हमारा RUBP। इसकी आउटलाइन समझ लेते हैं कि ये हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो अपन देखते हैं। देखो क्या है कि जैसे पौधे में जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो स्टोमेटा से आती है ना। स्टोमेटा से पौधा CO2 अंदर लेता है, और अंदर जो सेल आती है वो आती है मीजोफिल, जिसमें कि नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ CO2 को एक्सेप्ट करने का काम जो करेगा C4 के अंदर वो है पैप, कि जो फॉस्फेनॉल पायरुवेट है वो CO2 को पकड़ेगा और उससे बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो फास्ट स्टेबल कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। फिर ये जाएगा यहाँ से बंडल शीथ सेल में, बंडल शीथ सेल, और बंडल शीथ सेल में जाकर के इसमें से वापस CO2 निकलती है, तो आप उसको बोल सकते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। जब CO2 जुड़ती है तो उसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, और जब निकलती है तो उसको बोलेंगे अपन डी कार्बोक्सिलेशन। तो अगर डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो वापस यहाँ पे क्या बनेगा, पैप प्लस CO2। तो एक बार के लिए पैप के साथ CO2 जोड़ी जाती है, तो एंजाइम का नाम होगा पैप कार्बोक्सिलेज। तो C3 पौधों के अंदर पहला जो एंजाइम होता है डार्क रिएक्शन के हिसाब से वो होता है रुबिस्को, जबकि C4 प्लांट के अंदर पहला जो एंजाइम जो कि CO2 को जोड़ेगा वो जोड़ता है पैप कार्बोक्सिलेज। वो पैप के ऊपर जोड़ता है, और पैप 3 कार्बन का है तो उससे बनेगा 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। लेकिन ऑक्जेलो बाद में मीजोफिल से बंडल शीथ सेल को जाता है, और ये जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट भी आप ध्यान में दे सकते हैं कि ये प्लाज्मोडेस्माटा से होता है, प्लाज्मोडेस्माटा, यानी कि ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है, सिम्प्लास्टिक। तो बंडल शीथ सेल काफ़ी अंदर होते हैं, अभी अपन एनाटोमी की भी बात करेंगे। मीजोफिल सेल बाहर होती हैं, तो बाहर की सेल से ऑक्जेलो बनेगा और वो अंदर की जो बंडल शीथ है वहाँ जाएगा, और वहाँ जाके दोबारा टूटेगा और CO2 देगा। अब ये CO2 वापस से रीयूज होती है, रीयूज बाय रुबिस्को। जो कि हमारा मेन पाथ में होगा, तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा और कैल्विन साइकिल होगा, यानी कि C3 साइकिल ऑपरेट होगा। तो ऐसे अपन देख सकते हैं कि हमारा जो C4 मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कि वहाँ पे CO2 को 2 बार पकड़ा जाता है। एक बार पैप से पकड़ा गया, ये टेम्परेरी है, कि टेम्परेरी रूप से उसको पकड़ा गया है, और बाद में एक्चुअल जो यूज है वो तो रुबिस्को ही करता है। तो देखा जाए तो हमारा जो C4 पाथवे है वो C3 पाथवे के साथ में एक पार्ट ऐड हो गया। तो प्लांट्स हैं वो C4 पाथवे जिनमें ऑपरेट होता है वो CO2 को 2 बार जोड़ते हैं, एक बार मीजोफिल में जोड़ते हैं। तो जोड़ने वाला एंजाइम का नाम है पैप कार्बोक्सिलेज। बनने वाला कंपाउंड है 4 कार्बन का फास्ट स्टेबल कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जहाँ से इसका नाम आता है, जो आपके ट्यूशन में भी पूछा जाता है। फिर बात आएगी कि उसका डिकार्बोक्सिलेशन, कि 4 कार्बन के एसिड से वापस CO2 निकलेगी तो 3 कार्बन का वापस पैप बनेगा। तो ये काम होता है बंडल शीथ सेल के अंदर, और वहाँ जो CO2 निकलेगी ये CO2 दोबारा से काम में आती है, और वो मैन डार्क रिएक्शन है, मैन रुबिस्को का काम है, जो कि नॉर्मली C3 के अंदर अपन पढ़ चुके हैं।
ओके, इसके बाद में हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि C4 पाथवे पौधों में क्यों है ना, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है। ओके, देखो इससे पहले अपन ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था फोटो रेस्पिरेशन यानी कि C2 साइकिल। C2 साइकिल में हमने ये नोट किया था कि जो रूबिस्को है वो कार्बोक्सिलेशन तो करता नहीं है, कार्बोक्सिलेशन तो उसका बंद हो जाता है और उसकी जगह पे वो ऑक्सीजनेशन करता है। तो CO2 को जोड़ने के बजाय वो O2 को जोड़ता है और कार्बन का लॉस होता है। और हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करके पौधा है वो अपने बायोमास को CO2 के रूप में निकाल रहा होता है। 50% कार्बोहाइड्रेट पौधा फोटोसिंथेसिस में जुड़ता है, उसको ऐसे खराब कर देता है। उसका कारण ये था कि हमारा जो रूबिस्को है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट थी। ये रूबिस्को फोटोसिंथेसिस का, डार्क रिएक्शन का मेन एंजाइम है और ग्लोबली बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा मिलने वाली प्रोटीन रूबिस्को ही है। तो रूबिस्को वैसे तो बहुत शानदार है, लेकिन काम करने के हिसाब से बात करें तो उसकी रिक्वायरमेंट में क्या क्या आता है वो दो चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी। एक तो क्या है कि CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई होनी चाहिए। हाई होने का मतलब है मोर देन O2। कारण क्या है कि जैसे आपके पास एक एंजाइम है, ये आप रूबिस्को मान लीजिए कि ये हमारा रूबिस्को एंजाइम है। इसके दो सबस्ट्रेट हैं, एक CO2 और एक O2। तो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर CO2 भी पहुंच सकता है, O2 भी पहुंच सकता है। ज़्यादा कौन पहुंचेगा? जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो एट ए टाइम अगर आप एंजाइम काइनेटिक्स के हिसाब से कुछ बोलना चाहें तो ऐसा है कि अगर CO2 की सांद्रता ज़्यादा है और O2 की कम है तो CO2 ज़्यादा पहुँचेगा। CO2 ज़्यादा पहुँचेगा तो पाथवे जो चलेगा वो होगा C3। अगर किसी भी कारण से आपने कहा कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन रूबिस्को के पास कम पहुँच रही है तो वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो पाथवे हो जाएगा हमारा C2। तो एक तो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए कि जो C4 मैकेनिज्म है उसमें इस चीज़ का सॉल्यूशन हो गया है। कैसे हो गया वो हम पढ़ेंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम आता था वो था टेम्परेचर, कि जो रूबिस्को है उसको जो टेम्परेचर पसंद है वो है 20 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके ऊपर वो काम करेगा तो कार्बोक्सिलेशन काम करेगा, C3 साइकिल वो चलाएगा। अगर टेम्परेचर आप मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हो तो वो ऑक्सीजनेज काम करने लग जाता है। तो दो प्रॉब्लम आई थी कि एक तो उसको CO2 ज़्यादा चाहिए, एक उसको टेम्परेचर कम चाहिए, तो वो C3 करता रहेगा, है ना। अगर टेम्परेचर भी कम हो और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो तो हमारा प्लांट है उसमें जो रूबिस्को है वो डार्क रिएक्शन के हिसाब से क्या करने वाला है, वो डार्क रिएक्शन के हिसाब से C3 करने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे है। देखो ये हम डिस्कस कर रहे हैं डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन की जो जगह है वो होती है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर ये रिएक्शन होनी है, रूबिस्को यही पाया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले लाइट रिएक्शन हो जाती है। लाइट रिएक्शन के बिना हम डार्क रिएक्शन नहीं करा सकते, ये भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो प्लांट्स हैं अगर उनको CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से प्रोवाइडेड हो जाए, टेम्परेचर उनका कम हो, और वो भी उस जगह पे जहाँ पे रूबिस्को रहता है, तो हमारा पाथवे है वो नॉर्मली C3 वाला चलता रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे ग्लोब के हर जगह के ऊपर ऐसा कंडीशन मेंटेन नहीं हो सकता, तो ग्लोब से जुड़े हुए कुछ इश्यूज आएंगे।
ग्लोब के ऊपर जो सोलर रेडिएशन है उनसे जुड़े हुए इश्यूज हैं, उसको अपन कैसे समझें। जैसे कि अपन बात करें कि हमारा पूरा जो ग्लोब है, इस ग्लोब को अपन ऐसे बना लेते हैं और इस ग्लोब के ऊपर सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो 0 डिग्री के ऊपर है। तो जो इक्वेटर है उस इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर हाईएस्ट है, टेम्परेचर हाईएस्ट। और हालांकि वैसे बात करेंगे आप तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ यहाँ पे डेजर्ट है। दुनिया के सबसे बड़े जो डेजर्ट हैं वो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में। क्योंकि आपको और भी टॉपिक्स पढ़ने, जैसे कि इकोलॉजी में आपको कोई आंसर देना पड़ सकता है ना, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि डेजर्ट का मतलब होता है रेनफॉल में कमी, लो रेनफॉल। अगर कहीं पे पानी ही नहीं है या पानी की कमी है तो वहाँ पे प्लांट्स की अवेलेबिलिटी अपने आप ही कम हो जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो और इक्वेटर के ऊपर तो रेनफॉल भी सबसे ज़्यादा होती है, तो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है जो कि प्लांट लाइफ को सपोर्ट करती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर भी है। आप 30 डिग्री पे जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर तो बहुत है, स्कॉर्चिंग टेम्परेचर है, जैसे अपना थार डेजर्ट है उसमें 50 डिग्री तक जाता है, लेकिन रेनफॉल नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ जो प्लांट्स हैं वो इक्वेटर के प्लांट से अलग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पौधा जैसे कि मान लो कि टेम्परेट रीजन में है तो वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ग्लोब के ऊपर पौधों का पाया जाना ये फाइटोजियोग्राफी होती है ना। ग्लोब के ऊपर कौन से पौधे या कौन सी स्पीसीज कहाँ मिलती है, इसको अपन बोलते हैं फाइटोजियोग्राफी। तो वो प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न होता है कि कोई स्पीसीज कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। अब कोई भी प्लांट कहाँ मिलेगा, सीधा सा उसका आंसर होता है कि उसका सूटेबल हैबिटाट जो होता है वहीं कोई पौधा मिलता है, ठीक है। जैसे एक बार के लिए अपन ये सोचें कि जैसे गेहूं का पौधा है, गेहूं हमारी क्रॉप है, तो गेहूं के जो पौधे हैं वो तो ठंडे इलाकों में उसकी फसल ली जाती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई नहीं है। वैसे भी विंटर क्रॉप है, सर्दियों में गेहूं की फसल लेते हैं, तो टेम्परेचर हाई जाने का कोई इश्यू ही नहीं है। तो आप अगर ऐसे जज कर लें, आपको एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या क्या नाम हैं, आप उनको जानते हो, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो गेहूं की फसल है या गेहूं के जो पौधे हैं उनमें C4 का तो कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि उनको हाई टेम्परेचर फेस ही नहीं करना, तो उनमें C4 का कोई इशू नहीं है। तो ऑब्वियसली गेहूं C4 का एग्जाम्पल भी नहीं हो सकता, नो एग्जाम्पल। तो एक तो ये होता है कि आप उनको रट रहे हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इसमें कौन सा है, एक भी तरीका होता है। एक आपको आइडिया हो कि किस पौधे की बात हो रही है, वो किस प्रकार का है, वो कहाँ पाया जाता है। ऐसे देखो मोस्टली जो हमारे C4 प्लांट्स हैं कि अगर आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हों और आपको उसमें से छांट के बताना हो कि कौन कौन से पौधों में C4 मैकेनिज्म पाई जाती है, तो आपके आंसर के अंदर जो चीज़ें आएंगी उसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन है कि एक तो होना चाहिए ट्रॉपिकल, एक होना चाहिए फास्ट ग्रोविंग और एक होना चाहिए ग्रास, ठीक है। इन चीज़ों को आप समझ लीजिए। ट्रॉपिकल का तो मतलब है कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए, कि हाई टेम्परेचर वाले एरिया के अंदर जो पौधे हैं वो इसमें अपन को लेने होंगे। जब आप बोलते हैं फास्ट ग्रोविंग, तो फास्ट ग्रोविंग का मतलब होता है जो
एनुअल प्लांट्स हैं, बाइनर प्लांट्स हैं, जो किसी सीजन के अंदर तेज़ी से बढ़ते हैं, है ना। मोस्टली जो रेनी सीजन है उसमें या फेवरेबल सीजन है उसमें फास्ट ग्रो करें। फास्ट ग्रो का एक और कनेक्शन भी है। फास्ट ग्रो का कनेक्शन ये है कि उनमें कार्बन केवल जमा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि C2 साइकिल उनमें क्या होगा, अपसेंट होगा। तो आप जिसको C4 बोल रहे हो उसमें C2 नहीं हो सकता, राइट। ग्रासेस का मतलब नॉर्मली आपको मोनोकोट लेने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डाइकोट प्लांट भी हैं जो भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे और उनके अंदर भी C4 मैकेनिज्म है वो पाई जाती है। तो अगर हम कहें कि कोई पोलर एरिया का प्लांट है तो आंसर नहीं हो सकता। वो हाई टेम्परेचर वाला एरिया होना चाहिए, वहाँ मॉइस्चर होनी चाहिए, फास्ट ग्रोइंग कंडीशन है वो होना चाहिए, है ना। तो उसके अंदर आपको C4 मैकेनिज्म है वो मिल जाएगी। मोस्टली जो प्लांट है वो मोनोकोट है। मोस्टली जो प्लांट हैं वो मोनोकोट हैं, लेकिन कुछ ऐसे डाइकोट प्लांट्स भी हैं जिनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप इसमें ये ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे आपको कोई ट्री नहीं मिलेगा, नो ट्रीज। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो बहुत बड़े जंगल हैं, वो इसका एग्जाम्पल नहीं है ना। जैसे आप अब एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, लेकिन एक जनरल आइडिया अगर अपन देखें तो जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपने बनाया और यहाँ पे जो बड़े ट्री है ना, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेनफॉल है, तो इनमें नहीं है। यहाँ पे जो घासें हैं जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं, ये C4 के एग्जाम्पल हैं। ये तो C3 के होंगे। एरिया सेम है, इक्वेटर है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, लेकिन जो ट्री है वो इसका एग्जाम्पल नहीं है। जो ग्रासेज हैं वो इसका एग्जाम्पल होंगे। तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ग्रोथ बहुत फास्ट हो, मेनली ग्रासेज हैं, वो हमारे C4 के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको एग्जाम्पल्स में मोस्टली कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं और आपको उनके बारे में क्या ध्यान देना है। देखो, C4 प्लांट्स के हिसाब से जैसे हमारा मक्का है वो C4 का एग्जाम्पल है, जो गन्ना है C4 का एग्जाम्पल है, सोरघम जवार को बोलते हैं ना, राजस्थान के रेफरेंस के अंदर सोरघम पूछा जा सकता है। वैसे भी मिलेट्स के रूप में सोरघम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पैनिकम जो दलदल वाले भाग होते हैं जहाँ पे काफ़ी कीचड़ होता है, उसके अंदर तेज़ी से ग्रो करने वाली ग्रास है जो कि दिखने में, है ना, ऐसे बाजरे की तरह दिखती है। पैनिकम ग्रास है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। पेनिसिटम जो कि राजस्थान का काफ़ी फेमस क्रॉप है, अपन बाजरे की फसल लेते हैं, पेनिसिटम बाजरे को बोलते हैं। ऐसे एट्रीप्लेक्स है, ये भी ग्रास है। नॉर्मली जो सैलाइन एरिया होते हैं, जैसे आपका सांभर लेक है या जहाँ पे दलदल है ना, इधर आप सीकर के आसपास में रेवासा की बात करते हैं तो वहाँ पे एट्रीप्लेक्स खड़ा है। तो जो आपको गेहूँ जैसा खड़ा हुआ जो भूसा जैसा दिख रहा है वो एट्रीप्लेक्स है। तो ये सारे तो है मोनोकोट। लेकिन दूसरी साइड में कुछ डाइकोट प्लांट्स भी हैं, जैसे कि अमरैंथस है ना, जो चौलाई होती है। अपन बारिश के सीजन में देखते हैं कि खेतों की जो मेड़ है, खाली पड़ी ज़मीन है, वो पूरी भर जाती है ना, जंगली चौलाई वहाँ पे खड़ी हो जाती है, वो अमरैंथस है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको मिल सकता है सालसोला का। देखो, सालसोला वैसे तो डाइकोट प्लांट है, लेकिन ये हेलोफाइट है। जैसे एट्रीप्लेक्स है, ये एक हेलोफिटिक ग्रास है। तो जैसे आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो C3, C4 ऐसे एग्जाम्पल तो मान लो पूछे हुए हैं, लेकिन कौन सी हेलोफिटिक ग्रास C4 का एग्जाम्पल है? अगर आप ऐसा हो तो भी आप इस टेबल से अपना काम कर सकते हैं। तो अभी हमने जो बात की उसमें आपको एक तो फास्ट ग्रोइंग का ध्यान रखना है कि तेज़ी से बढ़ने वाले हो। तेज़ी से बढ़ने का जहाँ पर भी मामला आता है वो केवल सीजनल आएगा,
ऐसा नहीं होता कि साल भर पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं और वो इसके एग्जाम्पल होंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे मैज है, मक्का है, एक सीज़न में होता है। पेनिसिटम है, सीजन में होता है। साल 16 है, जब मॉइस्चर ठीक होती है तभी ग्रो करता है। तो ऐसे अपन ध्यान दे सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं इन पौधों की, जो ही हमारे C4 के एग्जाम्पल होते हैं। ओके, इसके बाद में हम बाई मैकेनिज्म समझें, उससे पहले ज़रूरी है कि हम इन पौधों की एनाटॉमी जानें। तो एनाटॉमी को अपन कंपेयर कर सकते हैं C3 वर्सेस C4। देखो, अगर हम C3 पौधे की एनाटॉमी बनाएं तो उसमें अपन को एपिडर्मिस दिखानी होती है। अपर एपिडर्मिस आपने दिखा दी, ऐसे अपन लोअर एपिडर्मिस दिखा सकते हैं। कहीं पे आपने स्टोमेटा दिखा दी। अब यहाँ पे जो पत्तियाँ हैं उनमें ऊपर की साइड में अपन को पैलिसेड मिलता है, जिसको अपन खम्भ ऊतक बोलते हैं, जिसमें काफ़ी कॉम्पैक्टली सेल्स है वो अरेंज रहती है। और नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है, जिसमें लूजली अरेंज सेल्स रहती हैं, वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहलाता है। तो डिफ्रेंशिएशन होता है। जो मेसोफिल है उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है पैलिसेड, जिसको अपन खम्भ ऊतक बोलते हैं। एक होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। उसमें काफ़ी बड़े स्पेस होते हैं, खाली स्पेस होते हैं। और स्टोमेटा के ठीक नीचे एक कैविटी होती है, उसको अपन सब स्टोमेटल कैविटी बोलते हैं। ये सब स्टोमेटल कैविटी है। दिस इज सब स्टोमेटल कैविटी। और पैलिसेड से स्पॉन्जी तक, यानी कि दोनों एपिडर्मिस के बीच का जो सारा एरिया है, उसको अपन बोलते हैं मेसोफिल। तो C3 प्लांट्स के अंदर अपन को पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के रूप में विभेदन मिलेगा। डिफ्रेंशिएशन होता है कि पत्ती का जो आंतरिक क्षेत्र है उसमें दो पार्ट है, एक पैलिसेड है, एक स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, राइट। अब बाई मैकेनिज्म अगर बात करें कि बाई मैकेनिज्म क्या होता है, तो अगर हम पैलिसेड की बात करें तो पैलिसेड के अंदर लाइट रिएक्शन भी होती है प्लस डार्क रिएक्शन भी होती है, क्योंकि C3 प्लांट्स के अंदर नॉर्मल रूबिस्को का वर्क है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पैलिसेड में भी होती हैं, और सेम प्रोसेस स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में भी होता है, सेम है। यानी कि होने को वहाँ पे दो प्रकार के सिस्टम हैं, एक पैलिसेड और एक स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। लेकिन पैलिसेड की सेल के अंदर भी क्या क्या है, लाइट रिएक्शन भी है, डार्क रिएक्शन भी है। स्पॉन्जी में भी क्या है, लाइट रिएक्शन भी है और डार्क रिएक्शन भी है। इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने पैलिसेड की सेल दिखाई, तो पैलिसेड की सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट हैं, तो आपका पैलिसेड है और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। जब आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शन भी कराते हैं, डार्क रिएक्शन भी कराते हैं, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इसमें अच्छे से आपको ग्रेनम मिलेगा, ग्रेनम प्रेजेंट। और डार्क रिएक्शन जब होती है तो उसमें रूबिस्को काम करता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में जमा होता है। तो हमारे ग्रेनम के साथ साथ हमें यहाँ पे स्टार्च भी मिलेगा, है ना। स्टार्च कहाँ मिलेगा, स्टार्च की लोकेशन होती है स्ट्रोमा में। ग्रेनम के अंदर लाइट रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन जब होती रहेगी तो स्टार्च बनेगा। तो पैलिसेड में भी स्टार्च मिलेगा और ग्रेनम भी मिलेगा। ऐसे आप अगर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की बात करेंगे तो उसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना है।
कि वहाँ पे भी हमें ग्रेनम भी मिलेगा और स्टार्च भी मिलेगा। मीन्स C3 पौधों के अंदर, पत्ती के अंदर जो पैलिसेड है, स्पॉन्जी है, वो केवल व्यवस्था के हिसाब से दो डिज़ाइन है, बाकी सारा सेम होता है कि दोनों ही जगह ग्रेनम स्टार्च अच्छे से डेवलप होता है। फिजियोलॉजिकली कोई बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, लेकिन C4 पौधों में ऐसा नहीं है। अब अपन C4 प्लांट्स को देख लेते हैं कि C4 को एनाटॉमी वाइज कैसे समझें। देखो, C4 के एनाटॉमी में आपको ध्यान देना है कि बाहर जैसे मान लो कि आपने एपिडर्मिस दिखा दिया और अपन लोअर एपिडर्मिस भी दिखा सकते हैं, सेम ऐसे स्टोमेटा दिखा दीजिए, लोअर एपिडर्मिस हो गया। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ध्यान देना, नो पैलिसेड, नो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, कि हमें अलग अलग क्षेत्र नहीं मिलने वाले कि भाई यहाँ तक पैलिसेड है, यहाँ स्पॉन्जी आ गया, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि सारी जो सेल्स हैं वो एक जैसी होती हैं, डिफ्रेंशिएशन नहीं है। और वॉस्कुलर बंडल के चारों तरफ, जैसे ये वॉस्कुलर बंडल है, वॉस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम है, फ्लोएम है, वोटर है, यहाँ पे जाइलम दिखा दीजिए कि जाइलम है और ये फ्लोएम है, वॉस्कुलर बंडल है। वॉस्कुलर बंडल के बाहर रिंग्स में पाई जाती है सेल्स। है तो ये मेजोफिल की, लेकिन ये क्या है कि ना तो पैलिसेड बनाती है और एक के बाहर एक ऐसे रिंग में है, और इन सभी रिंग्स का सेंटर एक होता है, तो इनको अपन बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। तो काफ़ी सारी रिंग्स अपन को मिल जाएंगी और एक सेल्स वॉस्कुलर बंडल की दीवार बनाती है, उसको अपन बोलते हैं बंडल शीथ सेल। तो ऐसे अपन बात करें तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल हैं वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनाती हैं, और वो भी किसके चारों तरफ, अराउंड वॉस्कुलर बंडल। वॉस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम है, फ्लोएम है, वॉस्कुलर बंडल में पानी है। तो वॉस्कुलर बंडल क्या है, कूल है, ये वॉस्कुलर बंडल है। वॉस्कुलर बंडल के अंदर वाटर की सप्लाई है, तो इसका टेम्परेचर लो है। आप यहाँ से चीज़ों पे ध्यान देना। एक इसमें कुछ ऐसी सेल हैं जो जस्ट वॉस्कुलर बंडल की दीवार बनाती है, और ये है मेजोफिल बंडल शीथ सेल, जो कि हम रेड कलर से इसको डैश कर, ये बंडल शीथ सेल है। दीज आर बंडल शीथ सेल। बंडल वास्कुलर बंडल का नाम होता है, शीथ का मतलब कवरिंग होती है, सेल का मतलब सेल होता है। तो यहाँ जो एनाटोमी है वो बिल्कुल से अलग हो गई है, और एनाटोमी की अगर हम बात करें तो एनाटोमी के अंदर हम देख पा रहे हैं कि मेन जो फोटोसिंथेसिस करने वाली सेल्स हैं वो तो रिंग बना देती हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में है। वॉस्कुलर बंडल के जस्ट बाहर बंडल शीथ सेल्स आ जाती है। तो ऐसे एक सेंटर हो गया, उसके बाहर रिंग फिर रिंग फिर रिंग, ऐसे माला सी माला लगी हुई है। इसको अपन बोलते हैं क्रेंच एनाटोमी, क्रेंच एनाटोमी। तो C3 पौधों की विशेषता है कि उनमें क्रेंच एनाटोमी पाई जाती है। C3 प्लांट्स के अंदर आपको क्रेंच एनाटोमी नहीं मिलेगी, वहाँ पैलिसेड मिलेगा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा मिलेगी। C4 के अंदर क्रेंच मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बाई मैकेनिज्म बात करते हैं कि बाई मैकेनिज्म क्या अंतर है। देखो, एक तो अपन
नॉर्मल जो वॉस्कुलर बंडल के चारों तरफ रिंग बना रही हैं, ये मेसोफिल सेल ही हैं, है ना। ये ना तो पेरिसाइड में है ना स्पॉन्जी में है, ये मेसोफिल सेल है। तो एक तो अपन ले लेते हैं कि मेसोफिल, कि मेसोफिल में क्या होता है, और दूसरा अपन ले लेते हैं बंडल शीथ सेल, क्योंकि अपना जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा जाएगा। तो बंडल शीथ सेल के रिगार्डिंग बात करेंगे। देखो जो मेसोफिल सेल्स हैं उनके अंदर ओनली लाइट रिएक्शन होती है। अगर ओनली लाइट रिएक्शन आप बोलेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि इनमें ग्रेनम वेल डेवलप्ड है। इन सेल्स के अंदर रूबिस्को एब्सेंट होता है, रूबिस्को एब्सेंट है। अब रूबिस्को एब्सेंट है तो आप इसका आंसर क्या देंगे, नो डार्क रिएक्शन। ये जो बाहर की सेल्स हैं उनमें लाइट रिएक्शन तो होती है, लेकिन उसमें डार्क रिएक्शन नहीं होती। अब डार्क रिएक्शन नहीं होगी तो यहाँ पे स्टार्च भी नहीं मिलेगा, नो स्टार्च। तो मेसोफिल सेल के रिगार्डिंग आपको ध्यान देना है, जो जो बातें आपको पता होनी चाहिए कि एक तो यहाँ पे केवल लाइट रिएक्शन होती है, यहाँ पे रूबिस्को नहीं होता है। लाइट रिएक्शन को करने के लिए इनका ग्रेनम बहुत अच्छे से डेवलप होता है। क्लोरोप्लास्ट तो है लेकिन क्लोरोप्लास्ट का ग्रेनम अच्छे से मिलेगा, और फिर आपका रूबिस्को नहीं है, डार्क रिएक्शन नहीं है, तो हमें रिजर्व फूड के रूप में जो स्टार्च मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर हम बंडल शीथ सेल को जाकर के देखें तो बंडल शीथ सेल के अंदर जो मेन वर्क है वो है डार्क रिएक्शन। मेन वर्क इज अब देखो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि यहाँ ओनली डार्क रिएक्शन होती है, ऐसा आंसर नहीं है। हाँ, मेसोफिल के लिए आप कह देंगे कि वहाँ पे ओनली लाइट है, क्योंकि वहाँ पे रूबिस्को होता ही नहीं है। यहाँ पे रूबिस्को प्रेजेंट है, रूबिस्को यहाँ पाया जाता है, और यहाँ पे ग्रेनम भी मिलेगा, लेकिन वो काफ़ी पुअर तरीके से डेवलप होता है, पुअरली डेवलप्ड, यानी कि थोड़ा सा होता है, मामूली सा ग्रेनम मिलेगा, कोई बहुत स्ट्रांगली डेवलप ग्रेनम नहीं होता है, यानी कि थायलेकोइड्स की संख्या बहुत कम होगी, है ना। जैसे आप बना के देखें तो ये वाला क्लोरोप्लास्ट आप बनाएंगे तो इसमें ग्रेनम बहुत अच्छे से हैं। अगर आप बंडल शीथ वाला बना के देखेंगे तो इसमें ग्रेनम ज़्यादा नहीं है। तो ग्रेनम होंगे, लाइट रिएक्शन होगी, लेकिन बहुत कम होगी। इनका मेन पर्पज डार्क रिएक्शन कराना है, तो कार्बन जमा होगा, कार्बन जमा होगा तो यहाँ पे हमें स्टार्च मिलेगा, स्टार्च एक्यूमुलेशन। तो काफ़ी अच्छे से स्टार्च जमा मिलेगा। और वहाँ अपन को स्टार्च नहीं मिलेगा। तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे क्वेश्चन को डिजाइन कर सकती है। एनाटॉमी से आपका क्वेश्चन हो सकता है, राइट। सेल्स का डिफरेंशिएशन, ये अच्छा पॉइंट है कि मेसोफिल के करैक्टर्स में क्या क्या लेंगे आप, बंडल शीथ में क्या क्या लेंगे। देखो आपके सारे आंसर सही हो जाएंगे अगर आपको ये पता हो कि जो कार्बन एसिमिलेशन है या डार्क रिएक्शन है वो बंडल शीथ में होती है, लाइट रिएक्शन है वो मेसोफिल में होती है। तो अपन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके आंसर बता सकते हैं। तो इसके बाद में अपन मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म को अपन ऐसे ले सकते हैं कि एक तो हमने ले लिया मेसोफिल, और दूसरा होगा हमारा बंडल शीथ वाली कोशिकाएं, बंडल शीथ सेल्स। तो पाथवे का कुछ पार्ट
मेसोफिल में होता है, कुछ पार्ट बंडल शीथ में होता है। और मेसोफिल में क्या होता है कि जो CO2 है स्टोमेटा से आएगी, क्योंकि बाहर की साइड के अंदर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं, उसमें मेसोफिल ही है, तो CO2 स्टोमेटा से आएगी और वो पैप के साथ जोड़ी जाएगी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ में जोड़ी जाएगी, तो उससे बनेगा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का है तो इसको अपन C4 एसिड बोल सकते हैं। पैप 3 कार्बन का है, इसको अपन C3 एसिड बोल सकते हैं। वैसे ये दोनों ही ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बनिक अम्ल है। एक 3 कार्बन का है पायरुविक एसिड, एक 4 कार्बन का है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। तो ये हमारा पहला कार्बोक्सिलेशन हो गया और यहाँ पे बना है ऑक्जेलो। ऑक्जेलो जाएगा बंडल शीथ सेल को। और ये जो मूवमेंट था अभी हमने डिस्कस किया कि प्लाज्मोडेस्माटा से होता है, वो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट है, बाहर की सेल अंदर की सेल साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से जुड़ी हुई होती है। बंडल शीथ सेल के अंदर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड पहुंचेगा, वहाँ उसमें से CO2 रिलीज होगी, और वापस पैप बनेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो कि 3 कार्बन एसिड है वो वापस से बन जाएगा और ये पैप वापस काम आ जाएगा, बैक टू मेसोफिल। और जो CO2 यहाँ पे रिलीज हुई है ये मेन काम आएगी रूबिस्को के थ्रू, और वो इसको कन्वर्ट करेगा C3 साइकिल के रिगार्डिंग, यानी कि उससे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो C4 प्लांट्स हैं वो बाहर की सेल से CO2 को पकड़ते हैं, यहाँ से CO2 को पिकअप किया जा रहा है और पिकअप करके उसको छोड़ेंगे। कहाँ छोड़ेंगे? जहाँ रूबिस्को पाया जाता है, यानी कि बंडल शीथ सेल के अंदर। तो एक प्रकार का पंपिंग मैकेनिज्म हो गया है कि हमने पैप को लगा रखा है, पैप बाहर से पकड़ेगा, अंदर छोड़ेगा, डिकार्बोक्सिलेशन से एक प्रकार का पंपिंग हो रहा है। यानी कि रूबिस्को जहाँ पे है वहाँ CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि बार बार ऑक्जेलो बनेगा, बार बार वो बंडल शीथ में आएगा, बार बार डिकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बंडल शीथ के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने पे रूबिस्को है वो कार्बोक्सिलेशन ही करेगा। दूसरी बात, बंडल शीथ सेल है वो सेंटर में है, वॉस्कुलर बंडल के बिल्कुल सटाके हैं, तो उनका टेम्परेचर भी कैसा है? ठंडा है। तो ना तो यहाँ पे गर्मी है ज़्यादा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कमी भी नहीं है, क्योंकि पंपिंग ने यहाँ पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखा है। तो ये एक ऐसा अडप्टेशन हो गया कि पौधों ने एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर लिया कि रूबिस्को को वहाँ रखते हैं जहाँ टेम्परेचर कम है और वहाँ उसको खूब सारा CO2 देते हैं पंपिंग से। तो पैप टेम्परेरी काम आ रहा है, पंपिंग से बहुत सारा जो CO2 है उसको यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। ओके, इसके बाद में एक और पॉइंट आप इसमें ऐड कीजिए, वो है कि C4 पौधे पानी को कैसे बचाते हैं। क्योंकि C3 पौधे हों, C4 पौधे हों, कोई से भी प्लांट हो, जब भी उनको फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा तो वायुमंडल से CO2 लेनी होती है, और वायुमंडल से CO2 लेने के लिए स्टोमेटा खोलना पड़ेगा। और जैसे स्टोमेटा खोलते हैं तो सब स्टोमेटल कैविटी से जो वाटर वेपर्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो पानी का लॉस होता है। तो पानी का कितने मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल यूज़ करने के लिए, कि फोटोसिंथेसिस में अगर कार्बन का एक मॉलिक्यूल जुड़े
और उसको जोड़ने के लिए पौधा स्टोमेटा से CO2 लेता है, तो स्टोमेटा से पानी उड़ जाता है। तो कितने मॉलिक्यूल पानी के उड़ते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो C3 प्लांट्स काफ़ी महंगे हैं कि वो लगभग 700 से 1300 मॉलिक्यूल पानी उड़ाते हैं एक CO2 को पकड़ने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, C3 प्लांट्स के अंदर मेसोफिल में ही रूबिस्को होता है। जो मेसोफिल सेल है वहीं रूबिस्को है, वहीं पर डायरेक्ट रिएक्शन होती है। और नॉर्मल जो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो होती है एट मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो वायुमंडल के अंदर बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग हो सकती है, अंदर जो CO2 पहुंच रही है उसकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम होती है, एट मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। मेसोफिल सेल में ही लाइट होता है, वहीं डार्क होता है, तो कोई अंतर नहीं है। रूबिस्को के सामने CO2 की आएगी, वो कितनी आएगी, एट मोलर कॉन्सेंट्रेशन में आएगी। स्टोमेटा उसको ज़्यादा बार खोलने पड़ते हैं, ज़्यादा पानी का लॉस होता है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे C4 से। देखो C4 पौधे क्या करते हैं कि मेसोफिल से CO2 को उठा के रूबिस्को के सामने पंप करते हैं, जो हमने अभी बात की कि पंपिंग होती है, जिसमें हमारा पैप काम में आता है ना, फॉस्फेनॉल पायरुवेट से ये काम हो रहा था। तो बार बार मेसोफिल से पैप से ऑक्जेलो बनेगा और ऑक्जेलो से बार बार CO2 है वो बंडल सीड सेल में जाकर के रिलीज होती है। तो बंडल सीड सेल के अंदर जो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे 70 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, और मेसोफिल से बार बार CO2 उठा ली जाएगी तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। तो जहाँ रूबिस्को है ही नहीं वहाँ आपको CO2 नहीं चाहिए, जहाँ रूबिस्को है वहाँ पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग 9 गुना बढ़ा दी गई है, 9 टाइम्स ज़्यादा है ना, 9 × 72 होता है, तो लगभग 70 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो काफ़ी ज़्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन उसकी मेंटेन है। कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी भी CO2 पौधे के अंदर आएगी तो पंपिंग उसको कहाँ भेज देगी, रूबिस्को के पास भेज देगी। इसलिए रूबिस्को अच्छे से काम करता है और थोड़ी से थोड़ी CO2 को भी वो फिक्स कर सकता है। तो स्टोमेटा कम खोलने पड़ेंगे, स्टोमेटा कम खोलने पड़ेंगे तो जो पानी की खपत है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। कि जहाँ से 1300 मॉलिक्यूल लग रहे थे वहाँ पे 600 लग रहे हैं, तो तकरीबन हाफ वाटर लग रहा है। तो ये पौधे वाटर कंजप्शन कम कर देते हैं। रूबिस्को ऑक्सीजनेज काम कर ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ जानबूझ के CO2 वो फेंकते रहते हैं। तो पंपिंग मैकेनिज्म C4 प्लांट्स का एक बहुत बड़ा अडेप्टेशन है कि उन्होंने अपनी एनाटॉमी को चेंज कर लिया। क्रैंज एनाटॉमी है, पंपिंग करते हैं, पैप से पंपिंग हो रही है। रूबिस्को जहाँ काम करता है वो टेम्परेचर भी ठंडा है और वहाँ CO2 की कॉन्सेंट्रेशन भी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज़्यादा मेंटेन की जाती है। तो ये प्लांट बहुत अच्छे से कार्बन को जोड़ते हैं। अब जब अच्छे से कार्बन को जोड़ेंगे तो आपका आंसर अपने आप ही आएगा कि दे आर फास्ट ग्रोइंग, क्योंकि जिनमें ऑक्सीजनेज काम है ही नहीं, वहाँ पे C2 साइकिल है ही नहीं इनके अंदर, तो कार्बन का लॉस तो ये कर ही नहीं रहे, केवल जमा कर रहे हैं और वो भी अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि पंपिंग से CO2 की कॉन्सेंट्रेशन आप देख सकते हैं कि जितनी C3 में होती है उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी कॉन्सेंट्रेशन ये मेंटेन करके रखते हैं। तो ऐसे हमारे जो C4 प्लांट्स हैं वो कम पानी के ऊपर ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। C2 नहीं होगा, पंपिंग होगा, रूबिस्को को अलग जगह दे दी है। तो ये स्पेस को लेके अडेप्टेशन है। अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से बोलना चाहें तो C4 मैकेनिज्म स्पाशियल अडेप्टेशन है। जैसे इसके बाद में अपन कैम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वो टेम्पोरल अडेप्टेशन है, वो समय को लेकर के किया गया व्यवस्था है, ये जगह को लेकर किया गया व्यवस्था है कि यहाँ पे पौधे ने अपना अडेप्टेशन ऐसे किया कि रूबिस्को को वहाँ रखते हैं जहाँ ठंडा है और वहाँ उसको CO2 पहुँचाने के लिए पैप वाला पंपिंग लगा रखा है। तो जगह के हिसाब से सॉल्यूशन निकाला गया है। तो स्पेशल अडेप्टेशन है, प्लांट्स कम CO2 के ऊपर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। देखो एक और अच्छा टॉपिक ट्यूशन में अपन को मिल सकता है वो है CO2 कंपनसेशन पॉइंट।
देखो कंपनसेशन पॉइंट अपन भरपाई को बोलते हैं कि लोवेस्ट से लोवेस्ट CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए जहाँ पे नेट कार्बन गैन 0 होता है। ऐसा है कि जैसे प्लांट दो काम कर रहा है, एक कर रहा है फोटोसिंथेसिस, उसमें तो क्या है कि कार्बन ऐड हो रहा है, और एक जो भी जिंदा है, प्लांट हो एनिमल हो, वो सब क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन है वो उसका लॉस होता है। तो ऐसा एक पॉइंट जहाँ पे कार्बन जितना जमा हो रहा है, जितना उसका लॉस हो रहा है, अगर वो बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो कंपनसेशन पॉइंट कहलाता है कि पौधे के अंदर नेट कार्बन कितना जमा हो रहा है, 0 जमा हो रहा है। तो वायुमंडल के अंदर जो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो C3 प्लांट्स जो हैं उनके लिए कार्बन का जो CO2 का कंपनसेशन जो वैल्यू है वो होता है 35 से लेकर 70 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि लगभग 70 ppm तक अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन होगी तो पौधों के अंदर कोई ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि 0 गैन होगा। तो ना कार्बन जुड़ रहा है ना हट रहा है, तो वो 0 गैन कंडीशन, यानी कि उनको काफ़ी ज़्यादा CO2 चाहिए। अगर आप उसको C4 से कंपेयर करते हैं तो C4 पौधों के लिए वैल्यू है ओनली 5 ppm। तो ये 5 ppm के ऊपर कंपनसेशन पॉइंट देते हैं। इसको आप ऐसे समझें जैसे आपने CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है उसको आप डिक्रीज कर रहे हैं, कि उसको आप कम करते जा रहे हैं। तो कम करते करते जैसे आपने 100 से उसको 70 पे लेके गए, 70 से आप उसको 5 पे लेके गए, 5 से आप उसको 0 पे लेके गए ppm, यानी कि आप CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को कम करते जा रहे हो। तो जो हमारे C3 पौधे हैं वो तो यहीं तक काम करेंगे, उसके बाद में CO2 और कम होगी तो वो कार्बोक्सिलेशन कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे जो C4 पौधे हैं वो तो यहाँ तक काम करेंगे, यानी कि अगर थोड़ी सी भी CO2 है तो भी उसको C4 पौधे यूज़ कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे पैप से वो पकड़ के उसको पंपिंग करने हैं और रुबिस्को के सामने उसको जानबूझ के फेंक देते हैं। तो CO2 कंपनसेशन पॉइंट क्या है, हालांकि वो आपको थ्योरेटिकली समझ में आना चाहिए, बट हमारा क्वेश्चन तो इन पॉइंट से हो जाएगा कि कंपनसेशन पॉइंट्स में बहुत बड़ा अंतर है। C3 का है लगभग 70 तक होता है, जबकि C4 है वो तो मामूली से CO2 अगर उनके पास है तो भी बैलेंस कर लेते हैं, यानी कि उनका कंपनसेशन पॉइंट बहुत छोटा होता है। तो आई होप ये जो पॉइंट्स हैं जो कि हमने C4 मैकेनिज्म के लिए डिस्कस किए हैं ये आप लोगों के क्लियर हुए होंगे, और आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर ये चीज़ें रियली हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि टॉपिक इतना अच्छा है ये कि चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप नेट का दे रहे हो, या SBL का दे रहे हो, या KVS का दे रहे हो, ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन होता है। UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी यहाँ से क्वेश्चन होता है। जो हमने चीज़ें डिस्कस की क्वेश्चन लगभग वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप काफ़ी ज़्यादा है ये वीडियो रहेगा। आप इस वीडियो को रिवाइज़ करें, अपने नोट्स के अंदर चीज़ों को ऐड करें, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और डेफिनेटली आगे के वीडियो भी आपको ऐसे मिलने वाले हैं, तो आप लगातार बने रहिए। थैंक यू सो मच।